गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। तो डेट है आज की 2 नवंबर और शुरू करते हैं आज के डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले हमारी खबर है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, देख लेते हैं क्या खबर है। क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ये तो खैर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार किस लिए चर्चा में वो देखते हैं। According to a recent study published in the Nature Climate Change Journal, low-income countries could experience a loss up to 30% of essential nutrients from seafood due to climate change. तो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल एक जर्नल है जो कि एक मंथली जर्नल है, हर महीने निकलता है, जो कि नेचर के ऊपर या फिर जो क्लाइमेट चेंज के इशू है उनके ऊपर अपनी स्टडी हर महीने पब्लिश करता है। शॉर्ट में इसको नेचर जर्नल भी बोलते हैं। आखिर क्या स्टडी रही है इसकी स्टडी रही है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो अपना 30% तक सी फूड को रिडक्शन कर सकती है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर लो इनकम कंट्रीज की बात की जाए तो अगर सी फूड उनके लिए काफ़ी, उनकी इकोनॉमी में काफ़ी एक बड़ा योगदान देता है, क्योंकि उनकी अधिकतर जो लो इनकम कंट्री के छोटे देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो सी फूड पर काफ़ी हद तक डाई करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मरीन इकोनॉमी है वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस चीज़ में उनके लिए 30% का रिडक्शन आता है तो ये काफ़ी एक बड़ा चिंता का यानी कंसर्न का विषय बन जाता है। सी फूड देखें, सी फूड इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम। इसके अलावा और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सी फूड में पाए जाते हैं, और जो बड़े देश होते हैं उनमें ये काफ़ी डिमांड में रहते हैं सी फूड। Study says that each degree Celsius warming can decrease 4 to 7% in nutrients availability of seafood, यानी कि तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी सी फूड में 4 से 7% की कमी कर सकता है। अगर देखा जाए तो सेंचुरी के एंड तक क्या टारगेट रखा गया है तापमान को रोकने का? 1.5 से 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री। लेकिन जो रिसेंट स्टडीज पब्लिश हो रही हैं उनके अनुसार ये टेम्परेचर लगभग 3 से 3.5 डिग्री तक भी रह सकता है। तो अगर इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी फूड किस हद तक डिक्रीज हो सकता है। तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय है और इस बारे में हम सभी को अपने अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक रोकने की कोशिश करें। नेचर जर्नल की बात कर लें, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ मंथली जर्नल डेडिकेटेड टू पब्लिशिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स ऑन द नेचर एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो हर मंथली अपने ये पब्लिश करता रहता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूसली अपना वर्क करता आ रहा है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंट प्रोजेक्ट। तो कल ही यानी कि 1 नवंबर को भारत और बांग्लादेश के पीएम ने मिलकर कुछ 3 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है साथ में। तो उनके बारे में एक खबर है। अगर इंडिया के पीएम की बात करें तो कौन है? हम सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और अगर बांग्लादेश के पीएम तो वो उन्हें आप जानते होंगे, आई होप आपने नाम सुना होगा, शेख हसीना जी है। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ 3 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, उनके बारे में देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश PM are set to jointly inaugurate 3 significant development projects on November 1st through a video conference। तो ये कोई लाइव तरीके से इनको इनॉग्रेट नहीं किया गया, किस तरीके से किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। क्रॉस बॉर्डर का मतलब है कि 2 देशों की जो सीमाएं हैं उनके बीच में ये रेल लिंक बनाई जा रही है। कौन कौन से देश हैं? वही इंडिया एंड बांग्लादेश। अगरतला आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, त्रिपुरा, वहाँ की राजधानी है। अगरतला कहाँ पड़ता है? तो इंडिया में। अगर अखौरा का देखा जाए तो ढाका के पास पड़ता है। अखौरा कहाँ? बांग्लादेश में। तो इन दोनों के बीच एक रेल लाइन बिछाई जा रही है, उसी के बारे में है ये रेल लिंक। इधर आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा आपका अखौरा। ये जो येलो वाला मैप है ये इंडिया का है, एंड जो ये वाइट है इतना, ये पड़ता है आपका
ये पड़ता है आपका बांग्लादेश का मैप। तो ये रहा हमारा अगरतला, यहाँ से लेकर के अखौरा यहाँ तक एक रेल लाइन, अगर एक रेल लाइन बिछाई जा रही है। अगर इससे पहले की बात करें तो अगर हमें अखौरा से कोई सामान अगरतला लाना होता था तो ये पूरा हमें यहाँ घूम करके असम होकर तब यहाँ आना पड़ता था। तो इन दोनों के बीच में आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कॉस्ट आता होगा। ऊपर से कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं थी, तो इस कनेक्टिविटी को और बूस्ट करने के लिए ही ये रेल लिंक बिछाई जा रही है। कहाँ कहाँ? अखौरा अगरतला के बीच। अब आप खुद देख सकते हैं इतनी लंबी डिस्टेंस के मुकाबले ये डिस्टेंस कितनी छोटी सी है। तो इससे हम तो दोनों देशों की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। It is executed with an Indian grant assistance of INR 392.52 करोड़ टू बांग्लादेश। एक होता है लोन और एक होती है ग्रांट असिस्टेंस। तो लोन में क्या होता है, हम लोग काफ़ी जो एक देश होता है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर दूसरे देश को लोन देता है और धीमे धीमे वो देश उसको चुकाता है। लेकिन अगर ग्रांट की बात करें तो वो आप कह सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर या लगभग फ्री इस तरह से दी जाती है ताकि दूसरे देश को कुछ जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए। तो इंडिया ने ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया ने 392.52 करोड़ का क्या दिया है, ग्रांट दिया है बांग्लादेश को। अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ पड़ती है 12.24 किलोमीटर। कहाँ? अखौरा बांग्लादेश से अगरतला इंडिया तक। अगर इसकी बात करें बांग्लादेश में कितनी लंबी है ये, तो 6.78 किलोमीटर और इंडिया में कितनी लंबी है ये, 5.45 किलोमीटर। टोटल मिला कितना हो रहा है, 12.24 किलोमीटर लंबी ये रेल परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक। खुलना मोंगला ये दोनों ही जगह बांग्लादेश में ही पड़ती हैं और ये रेल लिंक प्रोजेक्ट बांग्लादेश में ही पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। ये कोई क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक नहीं है। ये जो पोर्ट है इनको जोड़ने के लिए ये रेल लिंक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 388.92 मिलियन US डॉलर। ध्यान रखिएगा ये इंडियन रुपीज नहीं है। पिछली बारी जो परियोजना थी उसमें जो रुपए जा रहे थे वो रुपीज में थे, इंडियन रुपीज में, लेकिन ये क्या है, US डॉलर। लेंथ देखी जाए तो उसकी 65 किलोमीटर है और कौन सा है, ब्रॉड गेज रेल रूट। आप जानते हैं कितने तरीके के रेल रूट होते हैं, 3 तरीके के। एक होता है मीटर गॉज, सेकेंड नैरो एंड थर्ड ब्रॉड। तो कौन सी है ये, ब्रॉड गेज रेल रूट कनेक्टिंग द मोंगला पोर्ट टू द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क इन द खुलना बांग्लादेश। ये रही आपकी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक। और तीसरी है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। इसका जो फर्स्ट यूनिट था वो पहले ही लॉन्च हो चुका था 2022 में। ये इसका दूसरा यूनिट लॉन्च हो रहा है। कहाँ पर, रामपाल बांग्लादेश में। कितनी कॉस्ट है इसकी, 1.6 बिलियन US डॉलर। लोकेशन देखी जाए तो रामपाल खुलना डिवीजन, जहाँ पर वो रेल लिंक दिखाई जा रही है, खुलना डिवीजन के रामपाल डिस्ट्रिक्ट में, जिले में है ये बांग्लादेश के। स्ट्रेंथ किसकी है, इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ है 1320 मेगावाट। ये इसकी कैपेसिटी है। जॉइंट वेंचर है NTPC फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB फ्रॉम बांग्लादेश। इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। यूनिट 1 की बात की जाए, मैंने आपसे कहा था कि ये 2022 में लॉन्च की गई थी। तो सितंबर 2022 में यूनिट इसकी 1 लॉन्च हुई थी और अभी 1 नवंबर को इसकी यूनिट 2 का इनॉग्रेशन किया गया है। ये रही आपकी मैत्री थर्मल पावर प्लांट। अगली खबर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू दी डॉक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने सुना था आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड के बारे में इसमें क्या होता है, हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति की पहचान अलग अलग सिद्ध होती है। इसी तर्ज पर मैंने आपको क्वेश्चन पहले पढ़ाया था अपार कार्ड। अपार कार्ड किसके लिए था, तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। हर एक स्टूडेंट का ये एक रिकॉर्ड था, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सब के बारे में रजिस्ट्री मेंटेन की गई थी। इसी तर्ज पर एक और रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। क्या है देखते हैं। इन अ रिसेंट डेवलपमेंट ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया विल सून रिसीव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
एज पार्ट ऑफ द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, NMR है ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर। इसमें इन सब का जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके थ्रू कोई भी पेशेंट है वो आसानी से पता कर सकता है कि जिस डॉक्टर से मैं इलाज ले रहा हूँ उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है। विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2024 के अंत तक इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। इट विल बी प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स टू अपडेट देयर क्वालिफिकेशंस, कोर्सेज, एक्सपीरियंसेस, रिसर्च, फेलोशिप, ETC। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस है या उनके जो एक्सपीरियंस है, अगर आगे वो कोई अपना रिसर्च कर रहे हैं, कोई उनको फेलोशिप मिल रही है, उस सबको वो उसमें अपडेट कर सकते हैं। यानी कि हर एक डॉक्टर का ये एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिससे हम उस डॉक्टर के बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हैं अपने इलाज से पहले या इलाज के बाद भी। Patients will have the ability to verify the credentials of their doctors through this platform। वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि पेशेंट को सुविधा होगी कि वो डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी ले सकता है। इट इज़ लाइक अपार कार्ड एंड अपार कार्ड फॉर स्टूडेंट एंड दिस इज फॉर डॉक्टर्स। हुमैरा मुश्तक, हुमैरा मुश्तक ये कार ड्राइवर है, किसके चर्चा में वो देखते हैं। हुमैरा मुश्तक to be the first Indian female car racer to participate in the British Endurance Championship लंदन में। कहाँ पे ये कि कार रेसर हैं, इनको कहाँ पर मतलब कहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रही है। तो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप है जो कि लंदन में आयोजित की जाती है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं। ये रही आपकी हुमैरा मुश्तक जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आती है। 6th सेशन ऑफ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आगे हम देखते हैं। Recently, 6th Assembly of International Solar Alliance is held in New Delhi during October 30 to November 2, यानी कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ISA की छठवां सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट आती है लोकेशन, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा इसको डिसाइड किया जा रहा है? यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर RK सिंह, इनके द्वारा इसको शेयर किया जा रहा है। पार्टिसिपेट इसमें जो इसके 116 में जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 116 मेंबर्स एंड सिग्नेटरी कंट्रीज। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सोलर एनर्जी विल गेट $380 बिलियन इन्वेस्टमेंट दिस ईयर। तो ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है कि इस साल सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लगभग 380 बिलियन US का इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर ISA की बात की जाए तो इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ जॉइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय इम्प्लीमेंटिंग सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंडिया एंड फ्रांस का एक जॉइंट वेंचर था। कब आया था? तो COP21 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। अच्छा, COP21 का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी ये? UNFCCC। इसकी जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है उसी का जो 21वां 21 था उसमें इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था कि ये ग्लोब है, ये बीच में इक्वेटर एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है कि इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, उन सब के बीच एक ग्रिड बनाना, एक कनेक्टिविटी बनाना कि उनके ऊपर जो सनलाइट काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ती है उसको हम यूज़ करके एनर्जी के क्षेत्र में यूज़ कर सकें, और इससे क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी और क्लाइमेट चेंज को हम काफ़ी हद तक टैकल कर पाएंगे।
ये इस ISA का एक उद्देश्य था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत और फ्रांस के द्वारा। अगर इसका जो हेडक्वार्टर है उसकी बात करें तो कहाँ पड़ता है? हमारे भारत के ही गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ड्यूरिंग COP21 ऑफ यूएन को बताया मैंने, कब हुई थी ये? 2015 में। कहाँ पर? पेरिस में, UNFCCC COP21, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। S-400, इसके बारे में आई होप आप सभी ने सुन रखा होगा। रशिया से खरीदी हुई मिसाइल है एक। हुआ क्या है रिसेंट स्टडी में? इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयज 3 S-400 मिसाइल यूनिट्स अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो काफ़ी एक अच्छी खबर है ये कि चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर S-400 के जो 3 यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया। टोटल हम लोगों ने कितनी यूनिट खरीदी थी इसकी? 5 यूनिट। उनमें से 3 को डिप्लॉय कर दिया है और 2 यूनिट जो रशिया यूक्रेन वॉर थी उसमें हम लोगों ने भेज दी थी। तो जब वो वहाँ से आ जाएंगी तो उनको भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं S-400 मिसाइल की। तो ये इसको हमने कहाँ से खरीदा था? रशिया से। टोटल स्क्वाड्रन कितने थे इसके? 5 थे, जिनमें से 3 को अभी डिप्लॉय किया गया। कहाँ पर? पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर पर। क्या है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से छोड़ी जाएगी, एयर में ये अपना अटैक करेगी। सरफेस टू एयर मिसाइल है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आई होप आप सभी को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर पता होगा। क्रूज मिसाइल की क्रूज के अनुसार चलती है, इस तरह उसकी रेंज बनती है, और बैलिस्टिक मिसाइल का ये पथ रहता है वक्राकार। अगली खबर देखते हैं। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। रैंसमवेयर जो हमारे फ़ोन में कभी कभी कुछ हैकिंग का सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है, उसके बारे में खबर है। आगे देखते हैं। अ कोलेशन ऑफ 40 कंट्रीज। A coalition of 40 countries led by United States is set to sign a pledge committing to never pay ransoms to cyber criminals and work towards disrupting the funding mechanism of hackers। यानी कि 40 देशों ने मिलकर के आपस में एक बैठक की और उसमें उन्होंने बात की कि जो रैंसमवेयर के जो अटैक होते हैं वो देश नहीं करवाएंगे और कोशिश करेंगे इन चीज़ों की जो फंडिंग जाती है उस पर अपने जहाँ तक हो सकता है लोग लगा सकें। तो क्या होते हैं रैंसमवेयर? अधिकतर कुछ देश भी ऐसा करवाते हैं। आपने सुना होगा, 1 साल पहले की बात थी, पेगासस। ये क्या था? ऐसा कहा जा रहा था कि इजराइल का बनाया हुआ एक रैंसमवेयर है या मालवेयर है जिसको वो दूसरे कंट्रीज को स्पाई करने के लिए यूज करता है। इसमें आपके फ़ोन में एक किसी मिस कॉल के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू ऐसा होता है कि आपका फ़ोन का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और आपकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो जो दूर बैठा हुआ जो उसको हैक करने वाला है उसके पास पहुंचती रहती है। एक तरीके से ये एक साइबर अटैक है। साइबर अटैक कई तरीके के होते हैं, उनके बारे में आगे देखते हैं। दिस इनिशिएटिव सीक्स टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं उनको गो थ्रू करने के लिए, उनके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए ये कोalition बिठाया गया था। रैंसमवेयर क्या है? क्रिप्टो बायोलॉजिकल मालवेयर है ये। इट थ्रेटन्स टू पब्लिश द विक्टिम्स पर्सनल डेटा अनलेस अ रैंसम इज पेड। यानी कि आपके डेटा को चुरा करके ये पब्लिश करने की धमकी देता है और कुछ अमाउंट मनी की मांग करता है। अगर आप उस मनी को उसको नहीं देते हैं तो हो सकता है वो आपकी डिटेल्स को पब्लिश कर दे। तो लोग घबराहट में ऐसा कर भी देते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कभी कभी मनी की डिमांड ना करके कोई देश इसको ऐसा अटैक करवाता है ताकि दूसरे देश से उनकी जानकारी निकाल सके। स्टार्ट कब हुआ था ये? ऐसा माना जाता है कि 1989 में पहला डॉक्यूमेंटेड रैंसमवेयर जाना गया था। इसका नाम था ट्रोजन। ट्रोजन भी एक तरीके के रैंसमवेयर होते हैं और कई तरीके के होते हैं, उनको देख लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, मालवेयर इसी का एक टाइप होता है रैंसमवेयर। ट्रोजन और स्पाईवेयर, ये स्पाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पाईवेयर सप्लाई चेन अटैक्स, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के बॉम्बे में भी हुआ था, वहाँ की जो सप्लाई चेन थी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर दी गई थी। स्पूफिंग, डेनाइल ऑफ सर्विसेज, DOS अटैक्स, ETC।
इस तरीके से होते हैं कुछ साइबर अटैक्स, उन सबको टैकल करने के लिए ये एक कॉलेशन बिठाई गई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। इस की जो PDF है वो आपको थोड़ी देर बाद मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे इसी वक्त। तब तक के लिए थैंक यू।